हाँ, अक्सर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस मतलब किसी बीमारी की जांच की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक बिल्कुल सटीक तस्वीर आती है। हाँ, एकदम किसी मशीन या इंजीनियरिंग की तरह। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए अगर हाथ की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लकीर एकदम साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि देखिए समस्या यहाँ है और इसे ऐसे ठीक करना है। और ये बहुत बाइनरी होता है। मतलब या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं होता। सही कहा। और सच कहूं तो ये जो स्पष्टता है ना, ये हम इंसानों को बहुत सुकून देती है। हमें चीजें तब ज्यादा अच्छी लगती हैं जब वो सामने साफ साफ दिखाई दे, है ना, जब हम उन्हें किसी निश्चित खांचे में फिट कर सकें। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग अनिश्चितता से घबराता है। एकदम। लेकिन जरा सोचिए, जब हम मानव व्यवहार, हमारे इंसानी रिश्तों और हमारी नैतिकता की दुनिया में कदम रखते हैं, तो अचानक वो एक्सरे मशीन जैसे काम करना बंद कर देती है। जो बहुत ही धुंधला है। इसे अगर हम निदान का धुंधला पानी कहें तो शायद गलत नहीं होगा। धुंधला पानी, हाँ, ये सही शब्द है। क्योंकि इंसानी दिमाग और हमारे फैसले किसी मशीन की तरह काम नहीं करते। यहाँ कोई सफेद लकीर नहीं होती जो बता दे कि कोई इंसान सही है या गलत, या फिर कोई रिश्ता सच्चा है या झूठा। और हमारी आज के इस गहरी पड़ताल का विषय भी यही धुंधलापन है। आज की इस चर्चा में हम दोस्ती और नैतिकता के इसी जटिल ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत ही विविध और शानदार है। हाँ, मतलब हमारे पास ईसॉप की प्राचीन दंत कथाएं हैं, पंचतंत्र की कहानियां हैं, चाणक्य नीति है, महान दार्शनिक अरस्तु के विचार भी हैं। बिल्कुल, और हिंदी के कुछ बहुत ही प्रसिद्ध दोहे भी शामिल हैं। और सबसे खास बात, आज हम एक बिल्कुल नए 2026 के मनोवैज्ञानिक शोध पर बात करेंगे। वो शोध जो ये मापता है कि स्कूली बच्चों के दिमाग पर इन लोक कथाओं का असल में क्या असर होता है। तो एक तरह से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक बहुत ही अद्भुत संयोजन है। हाँ, अक्सर हम इन दोनों को अलग अलग खानों में रखते हैं, लेकिन आज ये दोनों एक ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। और आज हमारा मिशन भी यही है। हमारे सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि सदियों पुरानी कहानियां जो शायद हम सब ने बचपन में बस मनोरंजन के लिए सुनी थी, जो हमें लगता था कि बस टाइम पास हैं या सुलाने वाली लोरियां हैं, हाँ, वो केवल लोरियां नहीं थीं। वे वैज्ञानिक रूप से हमारे दिमाग के नैतिक ढांचे को, मतलब हमारी मॉरल रीजनिंग को आकार दे रही थीं। जो कहानियां हमने बचपन में सुनी, वे आज भी हमारे दोस्ती के पैमानों को कंट्रोल कर रही हैं। और मुश्किल समय में लिए गए हमारे निर्णयों को भी। मुझे लगता है शुरुआत के लिए ईसॉप और पंचतंत्र की उस मशहूर कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, वो दो दोस्त और भालू वाली कहानी। बिल्कुल। दुनिया के लगभग हर हिस्से में ये कहानी किसी न किसी रूप में मौजूद है। हाँ, कहानी का सार तो हम सबको पता ही है। दो दोस्त एक घने जंगल से जा रहे होते हैं। अचानक एक बड़ा सा भालू उनके सामने आ जाता है। और फिर उनमें से एक दोस्त जो थोड़ा फुर्तीला है, वो तुरंत भागकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी जान बचा लेता है। लेकिन दूसरा दोस्त पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता और उसका दोस्त भी उसकी मदद नहीं करता, तो वो जमीन पर लेट जाता है। और अपनी सांस रोककर मरे होने का नाटक करता है। हाँ, क्योंकि भालू मरे हुए जीवों को नहीं खाते। भालू उसके पास आता है, उसके कान के पास कुछ सूंघता है और उसे मरा हुआ समझकर चला जाता है। पर इस कहानी का जो असली पेच है ना, वो इसके क्लाइमैक्स में है। बिल्कुल। जब पेड़ पर चढ़ा दोस्त नीचे उतरता है, तो वो थोड़ा झेंपते हुए मजाक में पूछता है कि भालू तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा रहा था। तब जमीन पर लेटा हुआ दोस्त जवाब देता है कि भालू ने मुझे सलाह दी कि ऐसे स्वार्थी दोस्त से हमेशा दूर रहना जो मुसीबत के समय तुम्हें अकेला छोड़ दे। लेकिन यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि ये कहानी सिर्फ बच्चों की किताबों तक सीमित नहीं रही। यूरोपीय इतिहास में इसका इस्तेमाल एक बहुत ही धारदार कूटनीतिक हथियार के रूप में हुआ था। अच्छा, कूटनीति में? हाँ, 1475 की बात है। फ्रांस के राजा लुई 11वें और सम्राट फ्रेडरिक तृतीय के बीच एक बहुत ही तनावपूर्ण बातचीत चल रही थी। तो राजा लुई ने सम्राट फ्रेडरिक को बर्गंडी के क्षेत्रों को आपस में बांटने का एक बहुत ही लुभावना प्रस्ताव दे दिया। मजे की बात यह थी कि वो क्षेत्र अभी तक उन्होंने जीता भी नहीं था। अरे वाह! और उस समय सम्राट फ्रेडरिक ने सीधे मना करने के बजाय यही कहानी सुनाई। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने कहा कि 3 दोस्त एक सराय में उधार लेते हैं और सराय वाले से वादा करते हैं कि वे जंगल से एक भालू को पकड़कर लाएंगे और उसकी खाल बेचकर सारा पैसा चुका देंगे। समझ रही हूँ। लेकिन जब असली भालू सामने आता है तो वे भाग खड़े होते हैं। एक जमीन पर लेट जाता है और जब भालू चला जाता है और उससे पूछा जाता है कि भालू ने क्या कहा, तो वो जवाब देता है कि भालू ने कहा कि जब तक जानवर मर न जाए उसकी खाल का सौदा कभी मत करना। एकदम सही। मतलब एक प्राचीन लोक कथा से इतना बड़ा कूटनीतिक तमाचा।
और यहीं से यूरोप की वो मशहूर कहावत बनी, कैच द बेयर बिफोर यू सेल हिज स्किन। ये तो बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। इतना ही नहीं, कला की दुनिया में भी इस कहानी ने गहरी छाप छोड़ी। 1941 में फ्रांसीसी संगीतकार फ्रांसिस पोलेंक ने इसे अपने बैले सूट में शामिल किया और 1952 में मशहूर कलाकार मार्क चागाल ने अपनी पेंटिंग्स में इसके दृश्य को उकेरा। ये दिखाता है कि ये कहानी इतनी यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि ये मानव स्वभाव की एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को उजागर करती है। बिल्कुल। इसे अगर मैं आज की भाषा में कहूं तो मुझे लगता है कि ये प्राचीन कहानियां असल में आदि मानव काल के वर्चुअल रियलिटी सर्वाइवल सिमुलेशन की तरह थीं। VR सिमुलेशन, वो कैसे? जैसे आज हम VR हेडसेट पहनकर बिना किसी असली खतरे के खतरनाक स्थितियों का अनुभव करते हैं ना, जैसे किसी ऊंची इमारत से कूदना, वैसे ही ये कहानियां बिना असली खतरे के इंसानों को धोखेबाजों से बचना सिखाती थीं। हाँ, ये बहुत ही सटीक उपमा है। हमारे पूर्वज आग के चारों ओर बैठकर ये कहानियां सुनाते थे ताकि अगली पीढ़ी को बता रहे कि जंगल में और समाज में किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी भी यही मानती है। हमारा दिमाग सूखे तथ्यों या नियमों से ज्यादा कहानियों को याद रखने के लिए प्रोग्राम्ड है, क्योंकि ये कहानी हमारे अंदर भावनाएं पैदा करती है। और भावनाएं यादों को पक्का करती हैं। लेकिन यार, भालू वाली कहानी ने हमें एक बहुत ही कड़वा सच बताया कि जो मुसीबत में भागे वो दोस्त नहीं। हाँ बिल्कुल। पर क्या ये नजरिया बहुत ज्यादा स्वार्थी और कठोर नहीं लगता? इसी सवाल ने मुझे दर्शन शास्त्र के पन्नों को पलटने पर मजबूर किया। मैं ये देखना चाहता था कि क्या प्राचीन विचारकों ने भी दोस्ती को इसी कसौटी पर परखाया। और अगर हम उन विचारकों को पढ़ें तो पाएंगे कि उन्होंने इस व्यवहारिक सच को नकारा नहीं है, बल्कि इसे और गहराई से विश्लेषित किया है। अच्छा। हाँ, भारतीय संदर्भ में आचार्य चाणक्य की नीति को ही ले लीजिए। चाणक्य ने दोस्ती को किसी ख्याली पुलाव की तरह नहीं, बल्कि बहुत ही यथार्थवादी नजरिए से देखा है। उन्होंने 6 ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां बताई हैं जहां एक मित्र की असल परीक्षा होती है। हाँ, वो 6 परिस्थितियां बहुत दिलचस्प हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब आप किसी भयानक बीमारी से जूझ रहे हों, जब देश में अकाल पड़ जाए, यानी आप आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट जाएं, जब किसी शत्रु का हमला हो जाए, बिल्कुल, जब आपको कोर्ट कचेरी या राजद्वार के चक्कर काटने पड़े, और सबसे अंत में शमशान में, यानी किसी अपने की मृत्यु होने पर। जो व्यक्ति इन 6 अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा मित्र है। वही दूसरी ओर अगर हम हजारों किलोमीटर दूर प्राचीन यूनान की तरफ देखें तो महान दार्शनिक अरस्तु ने दोस्ती को 3 अलग-अलग प्रकारों में बांटा है। हाँ, अरस्तु का वर्गीकरण। पहला क्या था? पहला है उपयोगिता पर आधारित दोस्ती, जहां दोनों पक्षों का कुछ न कुछ स्वार्थ या रुचि जुड़ी होती है, जैसे ऑफिस के सहकर्मी, जहां दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। अच्छा। और दूसरा प्रकार है आनंद पर आधारित दोस्ती। अरस्तु कहते हैं कि ये वो दोस्ती है जो केवल साथ में मजे करने, पार्टियों या खेलकूद तक सीमित होती है। ये जवानी के दिनों में बहुत आम है। हाँ, लेकिन जैसे ही मजा खत्म होता है या शौक बदलते हैं, ये दोस्ती भी चुपचाप खत्म हो जाती है। और फिर आती है तीसरी श्रेणी, जिसे अरस्तु आदर्श या सच्ची मित्रता कहते हैं। ये सबसे दुर्लभ है। इसमें कोई व्यक्तिगत लालच या सिर्फ मजा लेने की भावना नहीं होती। मतलब आप सामने वाले व्यक्ति को इसलिए सराहते हैं क्योंकि वो जो है वैसा है। एकदम सही। इसमें दोनों बिना किसी लालच के एक दूसरे की भलाई चाहते हैं। हमारे हिंदी साहित्य में भी तो ठीक यही बात कही गई है। रहीम का वो मशहूर दोहा है ना, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। मतलब सुख और संपत्ति होने पर तो बहुत लोग सगे बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरे, वही सच्चा दोस्त है। और बिहारी जी ने भी चेतावनी दी है कि मित्रता के रिश्ते में कभी भी धन रूपी धूल को नहीं आने देना चाहिए, वरना स्नेह से भरा रिश्ता मैला हो जाता है। ये सभी विचार, चाहे वो पूर्व के हों या पश्चिम के, एक ही बात को अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। क्या सवाल? क्या चाणक्य और अरस्तु के ये पैमाने बहुत ज्यादा लेन देन यानी ट्रांजैक्शनल पर आधारित नहीं लगते? ट्रांजैक्शनल मतलब क्या दोस्त वही है जो मेरे लिए कुछ करे? क्या दोस्ती सिर्फ एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, जहां हम बस ये गिनते हैं कि किसने विपत्ति में कितना साथ दिया या कोर्ट कचहरी में कौन साथ गया? देखने में ये लेन देन लग सकता है, लेकिन गहराई में जाने पर ये मानव स्वभाव की एक बहुत ही सूक्ष्म समझ है। वो कैसे? अरस्तु और चाणक्य ये नहीं कह रहे हैं कि दोस्ती केवल एक व्यापार है। असल में वे ये समझा रहे हैं कि आदर्श मित्रता तक पहुंचने के लिए इंसानों को अक्सर
पहले उपयोगिता और आनंद के स्तर को पार करना ही होता है। अच्छा। कोई भी इंसान पहले दिन ही शमशान या कोर्ट कचहरी में साथ खड़ा नहीं होता। आप किसी से मिलते हैं, आपके शौक मिलते हैं, या आप एक साथ काम करते हैं। हाँ, शुरुआत तो ऐसे ही होती है। जब ये शुरुआती रिश्ता समय और विपत्ति की कसौटियों की भट्टी से गुजरता है, तब जाकर वो आदर्श मित्रता के सोने में बदलता है। ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये रिश्तों के विकास की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ओह, यानी आप कह रहे हैं कि स्वार्थ और उपयोगिता असल में सच्ची दोस्ती की सीढ़ियां हैं। बिल्कुल। हम सीधे छत पर नहीं पहुंच सकते, हमें पहले उपयोगिता की सीढ़ी चढ़नी ही पड़ती है। ये नजरिया तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो बहुत ही तार्किक है ना? तो अगर दर्शन शास्त्र हमें ये बताता है कि दोस्ती क्या होनी चाहिए और उसका विकास कैसे होता है, तो अगला सवाल ये उठता है कि क्या ये प्राचीन कहानियां वाकई हमारे दिमाग को वैसा इंसान बना सकती हैं? क्या सिर्फ कहानियां सुनने से हमारी नैतिकता मजबूत हो सकती है? हाँ, और यहीं पर हमारी पड़ताल बहुत ही रोमांचक मोड़ लेती है। और इस सवाल का जवाब हमें उस नए वैज्ञानिक शोध में मिलता है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। जनवरी 2026 में एक रिसर्च पब्लिश हुई। हाँ, श्रावणी सचिन रशिंकर और अनुजा ब्रह्मे का वो शोध। जी, ये कोई साधारण सर्वे नहीं था, बल्कि एक बाकायदा डिजाइन किया गया इंटरवेंशन था। हाँ, इन्होंने 11 से 13 साल के 50 स्कूली बच्चों को चुना और सबसे पहले उन्होंने एक टेस्ट लिया जिसे प्री टेस्ट कहते हैं। इसमें लिंडन लिम द्वारा बनाए गए मॉरल रीजनिंग क्वेश्चनेयर का उपयोग किया गया। मतलब बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति को मापा गया। जी, यानी बच्चों का बेसलाइन क्या है, वे सही गलत के बारे में अभी क्या सोचते हैं। उसके बाद शोधकर्ताओं ने अपना 14 दिनों का इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू किया। इन 14 दिनों तक बच्चों को पंचतंत्र और जातक कथाओं जैसी प्राचीन कहानियां सुनाई गईं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ एक तरफा कहानी सुनाना नहीं था। बिल्कुल नहीं, उन कहानियों पर चर्चा की गई और हर कहानी के बाद कुछ विशेष मनोवैज्ञानिक गतिविधियां करवाई गईं। मुझे इन गतिविधियों के तरीके बहुत ही इनोवेटिव लगे। जैसे पहले दिन बच्चों के अंदर से अज्ञात का डर निकालने के लिए पंचतंत्र की सियार और ढोल की कहानी सुनाई गई। जिसमें सियार एक अजीब सी आवाज से डरता है। हाँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ एक खाली ढोल है। इसके बाद बच्चों से फियर बस्टर नाम की एक्टिविटी कराई गई। इसी तरह 7वें दिन सच्चाई के महत्व को समझाने के लिए राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई गई, लेकिन सिर्फ कहानी सुनाकर छोड़ा नहीं गया। राइट, बच्चों को अगले 3 दिनों तक ट्रूथ जर्नल लिखने को कहा गया। अब आप सोचिए, 11-13 साल के बच्चों के लिए 3 दिन तक अपनी हर छोटी बड़ी सच्चाई को एक डायरी में लिखना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। ये उन्हें अपने खुद के झूठ और सच का सामना करने पर मजबूर कर रहा था। और 14वें दिन की एक्टिविटी तो मुझे सबसे बेहतरीन लगी। टूटा हुआ घड़ा नाम की कहानी सुनाई गई, जिसमें एक घड़ा अपने छेद की वजह से हीन भावना महसूस करता है। हाँ, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसके उसी छेद से रिश्ते पानी ने रास्ते भर फूल खिला दिए हैं। इस कहानी के बाद पीयर वैलिडेशन एक्टिविटी कराई गई, जहां बच्चों ने अपनी और अपने दोस्तों की कमियों को स्वीकार करना और उनकी सराहना करना सीखा। Here is where it gets really interesting. मैं तो इसे एक मॉरल जिम कहूंगा। मॉरल जिम? हाँ, ये 14 दिनों का इंटरवेंशन बच्चों के दिमाग के लिए एकदम एक मॉरल जिम की तरह था। जैसे जिम में हम डंबल उठाकर अपनी शारीरिक मांसपेशियां मजबूत करते हैं, वैसे ही इन कहानियों के नैतिक संकटों पर चर्चा करके बच्चों ने अपनी नैतिक तर्क शक्ति की मांसपेशियों को मजबूत किया। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि आपका ये मॉरल जिम वाला विचार सीधे तौर पर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से जुड़ता है। अच्छा, कोहलबर्ग का सिद्धांत? हाँ, कोहलबर्ग मानते थे कि नैतिकता जन्म से नहीं आती, ये चरणों में विकसित होती है। इस उम्र के बच्चे आमतौर पर पूर्व पारंपरिक स्तर यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज पर होते हैं। मतलब जहां उनके लिए सही या गलत का पैमाना सिर्फ ये होता है कि किस काम से सजा मिलेगी और किस काम से इनाम। बिल्कुल, वे सिर्फ इसलिए सच बोलते हैं क्योंकि उन्हें माता पिता या टीचर की डांट का डर होता है, ना कि इसलिए कि सच बोलना अपने आप में एक सही काम है। समझ गया। लेकिन जब इन बच्चों ने इस मॉरल जिम में 14 दिन बिताए तो शोधकर्ताओं ने देखा कि उनका सोचने का तरीका बदलने लगा। वे उत्तर पारंपरिक स्तर की तरफ बढ़ने लगे। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। एक बहुत बड़ा उछाल देखा गया। लेकिन रुकिए, जब हम इन शोध के आंकड़ों की परतों को खोलते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है।
हाँ, जेंडर डिफरेंस। बिल्कुल, लड़के और लड़कियों के नतीजों में एक बहुत ही स्पष्ट अंतर दिखाई दिया। ये इस अध्ययन का एक ऐसा पहलू है जो शिक्षाविदों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर सकता है। अगर हम आंकड़ों को आसान भाषा में समझें तो शुरुआत में यानी प्री टेस्ट में लड़कों का स्कोर लड़कियों के मुकाबले ज्यादा था। लड़कों का औसत स्कोर लगभग 112 था और लड़कियों का 87। 14 दिन के इंटरवेंशन के बाद दोनों के स्कोर बढ़े। लड़के 158 तक पहुंच गए और लड़कियां 112 तक। ऊपर से देखने पर लग सकता है कि लड़कों ने बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने विज्ञान की भाषा में इस सुधार की गहराई नापने के लिए टी टेस्ट लगाया तो पूरी कहानी पलट गई। अरे वाह, क्या हुआ? टी टेस्ट ये मापता है कि जो सुधार हुआ है वो महज एक तुक्का है या एक ठोस बदलाव। और इस टेस्ट के परिणाम बताते हैं कि लड़कियों के ग्राफ ने एक बहुत ही लंबी और मजबूत छलांग लगाई थी। अच्छा। हाँ, लड़कियों के सुधार का स्तर लड़कों के सुधार के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत था। जहां लड़कों का टी वैल्यू -4 था, वहीं लड़कियों का -24 के करीब था। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? लड़कों का स्कोर ज्यादा होने के बावजूद लड़कियों के अंदर कहानियों का असर इतना गहरा क्यों हुआ? इसका जवाब हमें भारतीय संस्कृति और समाजशास्त्र में मिलता है। सबसे पहले तो ये नतीजा 1984 में लॉरेंस वॉकर द्वारा किए गए उस पुराने मेटा विश्लेषण को गलत साबित करता है। वॉकर का मानना था कि नैतिक तर्क में कोई जेंडर डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन 2026 का ये शोध कहता है कि ऐसा नहीं है। अगर हम सुधीर काकर और नंदिता चौधरी जैसे भारतीय शोधकर्ताओं के काम को देखें तो तस्वीर साफ होती है। वो क्या कहते हैं? भारतीय समाज में लड़कियों की परवरिश अक्सर आपसी सद्भाव, रिश्तों को बनाए रखने और सहानुभूति पर केंद्रित होती है, जबकि लड़कों को अक्सर नियमों और अमूर्त तर्कों के आधार पर सोचना सिखाया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि लड़कियों की सामाजिक परवरिश भावनाओं और रिश्तों के इर्द गिर्द होती है, इसलिए जब उन्हें कहानियों के रूप में नैतिक शिक्षा दी गई, जहां पात्र थे, भावनाएं थीं, धर्म संकट था, तो वे उससे कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ पाईं। सटीक विश्लेषण। भारत में नैतिकता सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट रूल्स का खेल नहीं है, ये रिश्तों और संदर्भों से जुड़ी है। हाँ, बिल्कुल। जब बच्चों को कहानियां सुनाई जाती हैं तो वे उन पात्रों के साथ एक भावनात्मक संबंध बनाते हैं, और शायद यही वजह है कि लड़कियों ने इस स्टोरी टेलिंग इंटरवेंशन को अपने अंदर इतनी गहराई से आत्मसात कर लिया। ये एक बहुत बड़ी खोट है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी शिक्षा प्रणाली में बच्चों को सिर्फ नियम रटवाने और सजा का डर दिखाने के बजाय उन्हें ऐसी इंटरैक्टिव कहानियां सुनाएं जहां वे खुद को राजा हरिश्चंद्र या उस टूटे हुए घड़े की जगह रखकर सोच सकें, तो हम एक पूरी पीढ़ी को बेहतर फैसले लेने वाला इंसान बना सकते हैं। यह शोध इसी बात की बहुत जोरदार वकालत करता है। अगर हम शिक्षा में कहानियों को व्यवस्थित तरीके से शामिल करें तो हम बच्चों के रटने की आदत को कम कर सकते हैं। हम उन्हें सिखा सकते हैं कि कैसे मुश्किल वक्त में सही फैसला लेना है। बिल्कुल, न कि सिर्फ नियमों का अंधा पालन करना है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? आज हमने जो कुछ भी खंगाला, ईसब की वो भालू वाली कहानी, जहां एक दोस्त पेड़ पर चढ़ जाता है और दूसरा कूटनीतिक जवाब देता है, चाणक्य के वो 6 यथार्थवादी कसौटियां, अरस्तू की दोस्ती की सीढ़ियां, और अंत में 2026 का ये शानदार मॉरल जिम वाला शोध, ये सब एक ही स्पष्ट दिशा में इशारा करते हैं। और वो इशारा ये है कि कहानियां और प्राचीन दर्शन केवल बीते हुए कल की बातें नहीं है, वे ऐसे उपकरण हैं जो हमारी नैतिक रीढ़ को सीधा रखते हैं। हाँ, वे हमें सिखाते हैं कि संकट के समय एक सच्चा दोस्त कैसे बनाया जाए। और हमारे सुनने वालों के लिए ये बात बहुत मायने रखती है। आज हम जो भी जानकारी, वेब सीरीज या कहानियां उपभोग कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं कर रही हैं। बिल्कुल, वे बहुत ही खामोशी से हमारे सही और गलत के फैसले को प्रभावित कर रही हैं। हमारी हर चॉइस हमारे नैतिक ढांचे को या तो मजबूत कर रही है या कमजोर। तो इस गहरी पड़ताल को खत्म करने से पहले मैं एक विचार श्रोताओं के सामने छोड़ना चाहता हूं। हमने देखा कि पंचतंत्र की कहानियों के केवल 14 दिन के इंटरवेंशन ने 11 साल के बच्चों की नैतिकता को इतना गहरा बदल दिया। तो जरा सोचिए, आज जो हम 24 घंटे सोशल मीडिया और आधुनिक मनोरंजन की आक्रामक कहानियों से घिरे रहते हैं, वे चुपचाप हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के दोस्ती के पैमानों को किस दिशा में बदल रही होंगी? सोचने वाली बात है। क्या हमारी आज की ये आधुनिक कहानियां हमें भालू देखकर पेड़ पर चढ़ना सिखा रही हैं, या फिर नीचे जमीन पर अपने दोस्त के साथ मजबूती से खड़ा रहना? इस पर जरूर सोचिएगा।